करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन के बारे में बता चुके हैं, तो उसके बाद का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। और हम लोग ये क्लास 7th में ही पढ़ चुके हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स CO2 एक्सहेल करते हैं। ओके, तो फर्स्ट अभी तो हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि हम CO2 एक्सहेल करते हैं, लेकिन आज के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग को ये प्रूव करना है कि सच में हम लोग CO2 एक्सहेल करते हैं कि नहीं। तो विथ एन एक्टिविटी हम लोग ये प्रूव करेंगे। ठीक, तो हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट एक्टिविटी है CO2 को प्रूव करना। तो एक्टिविटी 1, ओके। इस एक्टिविटी में हम लोग को जस्ट एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ओके, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लाइम वाटर ले लेना है। लाइम वाटर, ये हो गया एक टेस्ट ट्यूब। अब हम लोग को इसमें एक कॉर्क फिट कर देना है, ऐसा कॉर्क जिसमें 1 होल हो। ओके, सपोज इट इज अ कॉर्क। ओके, और इस कॉर्क में सपोज करो यहाँ एक होल है। क्लियर? अब यहाँ इस होल में हम लोग एक स्ट्रॉ फिक्स कर देंगे। स्ट्रॉ सबको पता है स्ट्रॉ क्या होता है। एक स्ट्रॉ फिक्स कर देंगे और उसी स्ट्रॉ के थ्रू हम लोग इसमें एयर ब्लो करेंगे। ठीक, एयर ब्लो करने से हम लोग एक एक्सहेल करेंगे। ठीक, और हम देखेंगे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया है, वाइट कलर का हो गया है, पूरा एकदम मिल्क जैसा। ये इससे ये प्रूफ होता है कि हम लोग CO2 एक्सहेल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एयर ब्लो करेंगे। ठीक, अब एयर जो है यहाँ से अंदर आएगा, इस कॉर्क के थ्रू यहाँ जाएगा। हम लोग देखेंगे कि जो लाइम वाटर है वो टर्न्स मिल्की। इससे ये प्रूफ होता है कि हम लोग CO2 एक्सहेल करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी यही है। अब सेकेंड एक्टिविटी से ये प्रूफ होगा कि फर्मेंटेशन यानी एक तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो सेकेंड एक्टिविटी से हम ये प्रूफ करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी एक पार्ट है CO2। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूएंट उसका CO2 है। तो सेकेंड एक्टिविटी सेकेंड, इसमें भी हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके, टेस्ट ट्यूब में या तो हम लोग फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर शुगर सॉल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं। तो जस्ट टेक शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लिए शुगर सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब। लिए शुगर सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा हम लोग ईस्ट डाल देंगे। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डाल दिए ईस्ट डाल के फिर इसको हमने कॉर्क से पैक कर दिए। 1 होल्ड कॉर्क, इस कॉर्क में एक होल होगा। ओके, तो यहाँ हमारा एक होल हो गया। अब इस होल से हम लोग एक राउंडेड या एक कर्व्ड टेस्ट ट्यूब एक कर्व स्ट्रॉ कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग एक कर्व स्ट्रॉ ले लिए। ये हो गया हमारा स्ट्रॉ। ठीक, अब इस स्ट्रॉ से हम लोग लाइम वाटर, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग मान लो लाइम वाटर ले लिए। यहाँ मान लो ये हमारा हो गया लाइम वाटर। अब इस स्ट्रॉ से हम लोग लाइम वाटर कनेक्ट कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ईस्ट डाले हैं और शुगर सॉल्यूशन है तो वहां तो फर्मेंटेशन होगा ही, ईस्ट एनारोबिकली रिस्पायर करेगा। ओके, तो फर्मेंटेशन का एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये एक्टिविटी यही प्रूव करती है। अब हम लोग इसको
कॉर्क से बंद किए हुए हैं। अब इसमें से जो भी गैस रिलीज हो रहा है वो डायरेक्टली स्ट्रॉ में जाएगा, स्ट्रॉ के थ्रू वो लाइम वाटर में जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस एक्टिविटी में भी जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि फर्मेंटेशन का एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ओके, ये हमारा हो गया एक्टिविटी 2। अब हम लोग को समझना है कि रेस्पिरेशन कितने टाइप से हो सकता है। ठीक, तो रेस्पिरेशन जनरली 2 टाइप से हो सकता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि अभी हम लोग ईस्ट का एग्जांपल ले रहे थे, ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है। ओके, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप्स। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एरोबिक and aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. Aerobic means generally ये होता है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक, वैसे ऑर्गेनिज्म जो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं उसको हम लोग एरोबिक कहेंगे, और जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते उसको हम लोग एनारोबिक कहेंगे। जैसे कि जो हमारा ईस्ट है वो ऑक्सीजन यूज नहीं करता, इसलिए वो एनारोबिक हो गया। O2 used, O2 not used. क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन जो करता है उसमें O2 की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है उसमें O2 यूज ही नहीं होता। ओके, अब हम लोग को डिफरेंस जानना है क्या होता है। तो जनरली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम लोग को जानना है कि इससे एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो देखो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में एक काम तो कॉमन है, ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज करना है। ग्लूकोज जो है हमारा वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक वर्क तो कॉमन है दोनों में, ग्लूकोज 6 कार्बन molecule changed into pyruvate। ये हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया। ये वर्क कॉमन है, ये रिएक्शन कॉमन है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, दोनों में ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज चेंज्ड इनटू पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये वर्क ग्लूकोज जो पायरुवेट में चेंज होता है, ये वर्क हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर? ये वर्क कॉमन है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो, जो भी हो, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होने का जो रिएक्शन है, जो वर्क है, वो हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्लियर? अब हम लोग आगे जानेंगे कि एरोबिक में एनर्जी रिलीज का प्रोसेस कहाँ होता है और एनारोबिक में एनर्जी रिलीज का प्रोसेस कहाँ होता है। तो इतना तो हम लोग जान गए, ग्लूकोज पायरुवेट, कोई भी सेल हो, किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन हो, वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। लेकिन जो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस है वो एनारोबिक में साइटोप्लाज्म में होता है, बट एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, तो लेट्स राइट हियर एरोबिक एनर्जी
और एनारोबिक एनर्जी रिलीज्ड इन साइटोप्लाज्म। तो जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें सारा वर्क साइटोप्लाज्म में ही होता है। चाहे वो ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज हो या फिर एनर्जी रिलीज का प्रोसेस हो, सारा वर्क हमारा साइटोप्लाज्म में ही होता है। लेकिन जो एनारोबिक है उसमें ग्लूकोज टू पायरुवेट साइटोप्लाज्म में होगा, बट एनर्जी रिलीज का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है, ठीक, कि कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, तो एरोबिक एनारोबिक ये सब हम लोग जान लिए, एरोबिक कहाँ होता है, एनारोबिक कहाँ होता है, ये सब हम लोग जान लिए। अब वो रिएक्शन क्या होता है, एनर्जी रिलीज का जो रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है, अभी हम लोगों को वो देखना है। तो आइए देखते हैं। तो जनरली 3 कंडीशन होता है बॉडी में, एनर्जी रिलीज का 3 कंडीशन होता है। एक तो जब बॉडी में बिल्कुल ऑक्सीजन ही ना रहे, दूसरा जब थोड़ा कम ऑक्सीजन रहे, और तीसरा जब एकदम भरपूर ऑक्सीजन रहे। तो देखा जाए जब ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज और पायरुवेट का तो रिएक्शन सेम ही रहेगा। ओके, तो ग्लूकोज कार्बन मॉलिक्यूल से पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक, ये तो सब में कॉमन रहेगा। अब हम लोग को देखना है अगर O2 नहीं रहता, अगर O2 एब्सेंट है, तो O2 एब्सेंट जनरली ये किस में होता है, ईस्ट में, तो यहाँ हम लोग ईस्ट लिख देते हैं, ठीक। तो रिएक्शन हमारा कैसा होगा, एनर्जी रिलीज का जो प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत लो अमाउंट में, एरोबिक के कंपैरिजन में बहुत लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम लोग एनारोबिकली करेंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट होगा इथेनॉल, इथेनॉल होगा, एक होगा CO2 एंड अनदर वन इज एनर्जी। इतना होगा, ठीक। और अगर अब हम लोग को देखना है कि अगर ऑक्सीजन हो लेकिन उसका अमाउंट थोड़ा कम हो, सफिशिएंट ना हो, बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट ना हो, तब कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैक ऑफ O2। लैक ऑफ O2 जनरली ह्यूमन बींग्स में ही होता है। कब होता है, जब हम लोग रनिंग करते हैं या फिर जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना फुलफिल नहीं हो पाता है, और एट लास्ट बॉडी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लगती है, और हम लोग देखते हैं मसल क्रैम्प्स, यानी कई कई जगह जहाँ पे मसल्स है वहाँ दर्द होने लगता है। तो उसका रीज़न यही है, इसी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट कॉजेज मसल क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ हो गया O2 एब्सेंट, इथेनॉल, लैक ऑफ O2, लैक्टिक एसिड, और अगर O2 भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हो, यानी सफिशिएंट O2 अगर प्रेजेंट हो, तो रिएक्शन ये भी ह्यूमन बींग्स में ही होता है। तो रिएक्शन क्या होगा, H2O यानी वाटर प्लस CO2 प्लस एनर्जी।
यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन दोनों से काफ़ी अधिक अमाउंट में रिलीज होती है। क्लियर? अभी हम लोग ये क्लियर कर लिए कि अगर एरोबिक हो, अगर एनारोबिक हो या फिर O2 प्रेजेंट हो बट थोड़ा कम अमाउंट में, तो कौन सा रिएक्शन होता है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है। अब हम लोग को आगे देखना है। आगे हम लोग को क्या, हम लोग को जनरली अब लंग्स का, ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी लंग्स वगैरह, उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो नाउ वी आर गोइंग, हाँ, और सबसे पहली बात ये कि अगर जरूरी इम्पोर्टेंट है ये कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तो रिलीज होता है, लेकिन किस फॉर्म में, तो वो एटीपी के फॉर्म में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ठीक, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। एटीपी का वैल्यू कितना होता है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ये एटीपी का एनर्जी रिलीज, इतना एक एटीपी मॉलिक्यूल से इतना एनर्जी रिलीज होता है। अब हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है लंग्स का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा जाए। Just a bean shaped structure. ओके, ये हो गया हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर। ये एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है और इसके नीचे डायफ्राम होता है। ये हो गया हमारा डायफ्राम। क्लियर? ये लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया, लंग्स के नीचे हमारा हो गया डायफ्राम। ये सबसे पहले इसको हम लोग कहेंगे नॉस्ट्रिल। ये नॉस्ट्रिल जहां से हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक, उसको हम लोग कहेंगे, सबसे फर्स्ट हो गया ये नॉस्ट्रिल। ये हो गया ट्रैकिया। इसको हम लोग ट्रैकिया कहेंगे। ट्रैकिया यानी कि जिससे एयर जो है वो अंदर लंग्स तक जा रहा है, चाहे इसको आप लोग विंड पाइप भी कह सकते हैं। इसको हम लोग वाइन पाइप भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया कार्टिलेजिनस रिंग्स से भरा होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैकिया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। अगर यहाँ कार्टिलेजिनस रिंग्स ना हो तो ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा, यानी इधर उधर गिर जाएगा। तो उसको स्टेबल एक जगह रखने के लिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स यूज होता है। ठीक, ये हो गया कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दोनों दिख रहा है दिस एंड दिस, इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई।
हो गया हमारा ब्रोंकाई। अब इसके अंदर ये ऐसे आता है, ऐसे आके ऐसे ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। Got it? ऐसे ही बहुत ज़्यादा भाग में डिवाइडेड हो जाता है। इसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। इसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक, अब इन्हीं ब्रोंकियोल्स से कुछ राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। देखो ऐसा होता है, ये इस तरह से अटैच्ड होता है। ठीक, ये हो गया हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये एल्वियोलाई की संख्या बहुत ज़्यादा होती है लंग्स में। और एल्वियोलाई क्यों यूजफुल है? ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा सके, जिससे कि एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो सके, हमारे पूरे बॉडी तक ऑक्सीजन, पूरे सेल्स तक मतलब अच्छे से ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके। ठीक, इसलिए एल्वियोलाई की ज़रूरत होती है। एल्वियोलाई जनरली सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, एब्जॉर्प्शन का, ऑटो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक, जिससे कि हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाता है। एल्वियोलाई अगर जनरली अगर वो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, ये चीज याद कर लेना, सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर होता है। ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। एंड ये लास्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। ये हो गया हमारा डायफ्राम। ये लास्ट स्ट्रक्चर डायफ्राम। डायफ्राम का क्या वर्क होता है? जैसे हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स फूल जाता है। ठीक, जैसे ही वो लंग्स फूलता है तो ये डायफ्राम ऐसे इसके प्रेशर से नीचे आ जाता है। और जैसे ही एक्सहेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, इनहेल की रिलैक्सेशन हुआ तो डायफ्राम नीचे आ गया, और जब एक्सहेल करते हैं लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो डायफ्राम है वो फिर अपने रियल प्लेस पे ऊपर चला जाता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन वर्क जो है वो एल्वियोलाई का है। यहाँ से नॉस्ट्रिल से हम लोग इनहेल किए ट्रैकिया के थ्रू, वो ब्रोंकाई में आया, फिर लंग्स में आया। लंग्स में बहुत सारी एल्वियोलाई है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती है। किसका सरफेस एरिया? तो एयर की एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया, हमारे पूरे बॉडी तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचे उसका सरफेस एरिया। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। कल हम लोग अब एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।